So hello everyone, welcome to my YouTube channel Toppers Net। ये वीडियो स्पेशली 12th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 10 के लिए बना रहा हूँ मैं, दैट इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और क्या टॉपिक्स आपने करने हैं, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं वो कवर अप करेंगे और 3 मार्क्स क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं इसमें वो भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले आते हैं गवर्नमेंट बजट का मीनिंग जानते हैं। उससे पहले सभी बच्चे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए एंड देन इफ पॉसिबल शेयर भी कीजिए सो दैट योर नेक्स्ट टू फ्रेंड्स विल बी ऑल्सो प्रिविलेज्ड कि उनको ये वीडियो दिखेगा एंड दे विल ऑल्सो गेट गुड मार्क्स विथ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना होता है गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है ना। गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है कि एवरी ईयर आपको पता होगा कि गवर्नमेंट बजट बनाती है और 1 अप्रैल टू 31 मार्च का एक टाइम पीरियड होता है जो जिसमें बजट इम्प्लाई होता है या उसको आप लागू करते हैं, है ना। बजट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है। तो बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें कि रिसिप्ट कितने आएंगे और एक्सपेंडिचर कितने होंगे वो भी बताया जाता है। स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर, आपको पता होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट को इंट्रोड्यूस करते हैं और टोटल ईयर्स में कितने खर्चे होंगे और यानी एक्सपेंडिचर कितने होंगे और कितने रिसिप्ट होंगे। सो आप क्या बोल सकते हैं गवर्नमेंट बजट को, इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर। तो कितने रिसिप्ट होंगे और कितने एक्सपेंडिचर होंगे उसको आप गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। तो आपके यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट बजट एंड एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर मतलब अप्रैल 1 से 31 मार्च तक चलता है। की फैक्ट क्या है, इट रिवील्स बजटरी पॉलिसी दैट इज फिजिकल पॉलिसी हम गवर्नमेंट मतलब इसमें रिवील करती है एंड उससे कंट्री में ग्रोथ और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो आपने मेनली याद क्या करना है कि गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ये आपने याद करना है ना। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। रिमेंबर दिस कि इनमें जितने भी आपके पॉइंट्स आ रहे हैं ना वो 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इन क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, 3 मार्क्स के लिए याद करेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, रीएलोकेट करना रिसोर्सेज को, देन इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लाते हैं कि जब कंट्री जो है वो स्टेबल इकोनॉमी या स्टेबलाइज होकर चलती है। तो स्टेबल कैसे करते हैं इकोनॉमी को, जब आप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को रोकते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन यानी प्राइस राइज चलता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट बजट यानी इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल जब इन्फ्लेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट बजट कम हो जाएगा। यस नो, बजट हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, क्योंकि ताकि लोगों की डिमांड जो है वो कम हो जाए और डिमांड कम होगी तो प्राइस राइज भी कंट्रोल आ जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन के टाइम पे यानी लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, प्राइस कम है, तो प्राइस डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ज्यादा बजट इंट्रोड्यूस करेगी। तो वाइस वर्सा इसमें आप स्टेप्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा सा मैं सबसे पहले पॉइंट को एक तो एक्सप्लेन कर दूं। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट क्या करती है, पुअर पीपल को सब्सिडीज देती है और जो रिच पीपल है उनके ऊपर टैक्स लगाती है ना। तो इसमें क्या होता है इस तरह के पॉलिसी में, यानी फर्स्ट पॉइंट रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर बात करें तो ये फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। रीएलोकेशन में आपने क्या लिखना है, 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। एक तो मैंने आपको बताया टैक्स कंसेशन,
यानी किसे कंसेशन देती है? जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल है, उनको गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स कंसेशन और सब्सिडी देती है। क्या देती है? सब्सिडी देती है। तो सब्सिडाइज रेट पे जनरली गुड्स अवेलेबल कराती है गवर्नमेंट, ठीक है। और हैवी टैक्सेस लगाती है इन उन लोगों के ऊपर जो रिच क्लास पीपल है, ठीक है। और गवर्नमेंट इसी पॉइंट में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट डिस्करेज करती है कौन से ऐसे प्रोडक्ट को जो आपके लिए नुकसानदेह है ना। तो कौन से ऐसी चीजें जो नुकसानदेह हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लीकर हो गया, सिगरेट्स हो गए, वो गवर्नमेंट उस चीज को क्या करती है? डिस्करेज करती है ना। क्या क्या डिस्करेज करती है? लीकर, सिगरेट्स, इन चीज को गवर्नमेंट डिस्करेज करती है। फिर आपने लिखना है कि डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ऐसे जगह पे गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है जहां पे पब्लिक सेक्टर जाना नहीं चाहते हैं, यानी सॉरी प्राइवेट सेक्टर जाना नहीं चाहते हैं, वहां पे ऐसे जगहों पे गवर्नमेंट डायरेक्टली एनकरेज करती है गुड्स एंड सर्विसेज वेयर प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स आर नॉट देयर। यानी अब अगर देखेंगे तो गांव में ऐसे जगहों पे, कई जगहों पे आप देखेंगे गांव में पब्लिक सेक्टर जाना नहीं चाहते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? इन 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 कंडीशन में गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर खुद के लगाती है गवर्नमेंट, और उनको उस जगह पे प्रोडक्शन करना शुरू करती है, ठीक है। थोड़ा और फास्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। तो इसमें भी आपने लिखना है कि मैंने आपको बताया था टैक्स कंसेशन और सब्सिडी, ये थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा कि गवर्नमेंट जनरली क्या करती है? पुअर पीपल को सब्सिडीज देती है और हायर पीपल के ऊपर टैक्सेस लगाती है, यानी जो इन अ, जो रिच क्लास पीपल है उनके ऊपर टैक्सेस लगाती है, और पुअर पीपल को क्या करती है? उनके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करती है। तो इस पॉइंट में आपने रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज में ये दोनों पॉइंट आपको लिखना है। देन गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, मैंने ऑलरेडी इस पॉइंट को पढ़ा दिया है कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लाती है, यानी इन्फ्लेशन के टाइम पे बजट कम हो जाता है और और डिफ्लेशन के टाइम पे बजट ज्यादा बन जाता है या ज्यादा बढ़ जाता है। ये दोनों पॉइंट को आपने लिखना है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन में, है ना। तो डिमांड सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है इस तरह से। देन नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, यानी लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है जनरली स्टैब्लिश गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट का मेनली मोटिव क्या होती है? लार्ज सेक्टर्स जो है, लार्ज पब्लिक सेक्टर्स जो है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो इससे इससे क्या होता है कि जो कई लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है, वो भी एम्प्लॉय हो जाते हैं। तो आपके बुक में क्या लिखा है? देर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज स्पेशली नेशनल मोनोपोलीज जिनके पास है, विच आर स्टैब्लिश्ड एंड मैनेज फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो यानी पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट मैनेज करती है, और गवर्नमेंट का मोटिव पब्लिक सेक्टर को लगाने का क्या होता है? जनरली सोशल वेलफेयर होता है। तो इस वाले पॉइंट में आपने सोशल वेलफेयर का भी एक पॉइंट ऐड करना है। एग्जाम्पल रेलवेज जो है कई लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, है ना, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट आता है, पोस्ट ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो इस तरह के पब्लिक सेक्टर, जैसे फॉर एग्जाम्पल BHEL है, BEL है, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। दे हैव बीन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट एज टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। आगे आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इनमें दो पॉइंट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि ग्रोथ कैसे लाती है कंट्री में। जब गवर्नमेंट क्या करती है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो क्या लिखा है? द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी अगर लोग ज्यादा सेविंग कर रहे हैं तो वो भी बुरा है, यस नो। सेविंग जब ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट से तो वो भी बुरा है, या इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ग्रेटर है सेविंग से तो वो भी बुरा है। बोलते हैं क्या है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट इस चीज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, इससे क्या होता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है या इकोनॉमिक ग्रोथ भी आता है। तो बजट
में डिसाइड करती है। मैंने फिर से वहां पे फिर से आ गए कि जब लोग ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने बजट को इंक्रीज कर देगी, है ना, ताकि लोगों की इनकम बढ़ जाए। और अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अपने बजट को कम कर देगी। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे हैं। देन लास्ट पॉइंट आ रहा है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज बोलने का मतलब है कि एक स्टेट जो है बहुत ज़्यादा रिच है और दूसरे स्टेट जो है बैकवर्ड है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बैकवर्ड स्टेट्स पे इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वगैरह वहाँ पे लगाते हैं, और गवर्नमेंट ट्राई करती है कि ऐसे स्टेट जो कि बैकवर्ड है उनको वो क्या करें, अपग्रेड करें या उनको भी आगे लाएं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ मोटिव ऑफ अ गवर्नमेंट बजट। ये भी एक तरह का मोटिव है गवर्नमेंट बजट का। तो आपने ये सारे पॉइंट करने हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी क्वेश्चन। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बोलूं तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन पार्ट जो फर्स्ट थ्री आप पढ़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पार्ट को ज्यादा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। देन आते हैं आप कंपोनेंट्स ऑफ बजट में, जिसमें कि दो तरह के बजट होते हैं, एक तो रेवेन्यू बजट होता है और एक कैपिटल बजट होता है। क्या होता है, रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट बजट क्या है, कि एक तरह से जो हमारे पास में क्या बोलेंगे, दो तरह के रेवेन्यू होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आगे डिटेल में भी पढ़ना है, रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो पहले हमने क्या करना है, रिसिप्ट पढ़ लेना है। यानी रिसिप्ट में दोनों तरह के रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, और इसी तरह से यहाँ पे आप पढ़ते हैं कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट आपने पढ़ने हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। और इसी तरह से यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट दो एक पढ़ते हैं आप, और एक्सपेंडिचर में भी आप पढ़ते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आइटम वाइज इसको हमने पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर मान लीजिए हम शुरू करेंगे रिसिप्ट, तो रिसिप्ट दो तरह के होते हैं। कौन से रिसिप्ट, किस तरह से पैसे आ रहे हैं, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, पैसे आ रहे हैं। तो रेवेन्यू के थ्रू पैसे जो आ रहे हैं वो पढ़ना हमने, और कैपिटल के थ्रू जो पैसे आ रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू पैसे जो आ रहे हैं वो भी हमने पढ़ना है। और इसके टाइप्स या उसके इसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि कई बार आइडेंटिफाई करने आ जाता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या इसके पार्ट्स हैं या कैपिटल रिसिप्ट्स के क्या पार्ट है। तो आपके बुक में स्पेशली दे रखा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो है उसके दो पार्ट है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। क्या है पार्ट, टैक्स और नॉन टैक्स। इस तरह से याद रखेंगे। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह के टैक्सेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट लगाती है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल, जो लोगों के ऊपर डायरेक्टली लगते हैं, और जिस पर्सन के ऊपर लगा है उसी को पे करना है उस टैक्स को, जिस पर्सन को लगा है उसी को वो टैक्स को पेमेंट भी करना है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया, है ना, और रोड टैक्स हो गया। मीन्स इट इज ऑल टुगेदर बियर बाय द पर्सन हु हैज टू पे, है ना। तो यानी इसका जो बर्डन है, द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स अपॉन द सेम पर्सन। क्या बोलेंगे, बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स अपॉन सेम पर्सन। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया, कौन कौन से एग्जांपल, इनकम टैक्स हो गया, और क्या हो गया, रोड टैक्स हो गया। ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस के पार्ट हैं।
पहले इन पार्ट को पढ़ लेते हैं। तो टैक्स में आपने देख लिया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स अपॉन अनदर पर्सन। इसमें एक और टैक्स आएगा जिसे आप क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। और जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी हो गया, इसका बर्डन किसी और पे पड़ना चाहिए, लिया जाता है हमारे से। सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, है ना, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स के पार्ट हैं। तो आपके बुक में ऑलरेडी एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, वो भी एग्जांपल्स के साथ में आपने करेंगे। जीएसटी हो गया एग्जांपल, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स हो गया, मैंने आपको बताया, है ना, कस्टम ड्यूटी हो गया। ये सारे सारे जो पार्ट है ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स के पार्ट में आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, दैट इज नॉन टैक्स। ठीक है, यानी इनमें आप देख रहे हैं गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट तो आ रहे हैं, बट गवर्नमेंट के पास कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, ना ही एसेट रिड्यूस हो रहा है। यानी इसके एग्जांपल्स के थ्रू हमें पता चल रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कि गवर्नमेंट के पास कोई भी तरह की लाइबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट इज इनकरिंग और एक्सेप्टिंग द मनी, बट गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी लाइबिलिटी। तो पहले एग्जाम्पल करेंगे, यानी एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टैक्स जो आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, कोई लाइबिलिटी है या नहीं है? नो लाइबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट को किसी को वापस नहीं कर रहा है। ठीक है, और इन सभी चीजों में आप देखेंगे कि एसेट रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी पार्ट आप पढ़ रहे हैं, उनमें आपको ध्यान रखना है आंसर का फॉर्मेट आपको क्या होना चाहिए कि बर्डन एक तो लिखना है कि बर्डन किसके ऊपर फॉल कर रहा है, या फॉल कर रहा है या भी नहीं कर रहा है। और दूसरा पार्ट आपने लिखना है कि एसेट्स क्या हो रहे हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। इस तरह से आपने इसको समझ के करना है ना। तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि रेवेन्यू तो आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, तो बट गवर्नमेंट के पास नो बर्डन, बर्डन किसी भी तरह का इस तरह के रिसिप्ट में नहीं हो रहा है। अब नॉन टैक्स का एग्जांपल अगर बोला जाए तो नॉन टैक्स ऐसे एग्जांपल होता है जैसे फॉर एग्जांपल फीस एंड फाइन्स। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया आपको, क्या? फीस एंड फाइन्स, है ना। ये एक एग्जांपल अगर बोला जाए, जैसे फॉर एग्जांपल फीस जो है वो गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, बट वो वापस तो नहीं कर रहे ना। तो इस तरह से फीस एंड फाइन्स आपके लिए एग्जांपल हो जाएगा। देन प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, गवर्नमेंट जो कंपनीज है उसके थ्रू जो प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स आया, वो एक पार्ट हो गया। देन इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं और उसके इंटरेस्ट गवर्नमेंट को रिसीव हुआ है। तो ये टेबल फॉर्मेट में ऑलवेज याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। लाइसेंस फीस अलग से गिवन है बुक में आपके, है ना, लाइसेंस फीस। देन फाइन्स एंड पेनल्टीज, फीस एंड फाइन्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था ना। तो फाइन्स जैसे फॉर एग्जांपल आपने गवर्नमेंट रूल्स जो है अगर ब्रेक किए तो उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ता है? फाइन वगैरह आपके ऊपर लगाए जाते हैं। और फीस कहाँ देते हैं? जैसे ओपीडी फीस देते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वो फीस देते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीस की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल आप करते हैं? एस्चीट्स, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने अपने लीगल एयर अगर नहीं छोड़े हैं तो उनकी प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट के पास चली जाती है। यानी किसी की कोई लीगल हायर्स नहीं है, हायर्स नहीं बोलते, एयर बोलते हैं, HEIRS, यानी वंशज। ठीक है, अगर किसी के लीगल एयर नहीं है तो इन दैट केस उनकी प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट के हाथ चली जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई ओल्ड एज कपल अगर उनकी डेथ हो जाती है और उन्होंने कोई अपने जो प्रॉपर्टी है किसी के नाम नहीं किया है तो उनकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो यहाँ से सिर्फ आपने हेड क्या याद रखना है? प्रॉपर्टी। क्या याद रखना है? प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी से आपने इस चीज को एक्सप्लेन करना है। देन गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, बाहर से अगर मान लीजिए आपके पास में गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आ गए, यानी बाहर से किसी ने आपको कोई हेल्प प्रोवाइड की तो ग्रांट्स बोलेंगे। गिफ्ट भेज दिया, फॉर एग्जांपल आईफोन मोबाइल भेज दिया, बहुत अच्छी बात है। फोन भेज दिया किसी ने, आईपैड भेज दिया किसी ने, है ना, आपके रिलेटिव्स ने किसी ने भेजा, तो बड़ा मजा आएगा उसमें, तो है ना। देन आप बोलते हैं फोर फिटर्स, क्या होता है?
एक और ऑप्शन आता है, क्योंकि कई ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पहचानने आते हैं कि किस में आता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे जो आपने एग्जाम्पल्स किए हैं, एग्जाम्पल्स के बारे में आता है कि ये रिसिप्ट में आएगा या एक्सपेंडिचर में आएगा। तो आपको स्पेशली लिखना पड़ेगा, इट इट विल कम इन द रेवेन्यू रिसिप्ट। किस में आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा। और रीजन भी पूछे जाते हैं, तो रीजन क्या आप लिखेगा? बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट, है ना, और नॉर इंक्रीजेस द लाइबिलिटी। ठीक है, एक तरह से कोई भी तरह का लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है, यानी ठीक है, कोई भी तरह का लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है, और किसी भी तरह का एसेट को रिड्यूस नहीं कर रहा है, डज नॉट रिड्यूस एनी एसेट्स। तो इस तरह से रीजंस भी आपको देना पड़ेगा। अब आते हैं फोर फिटर्स के बारे में। यानी गवर्नमेंट ने, अगर मान लीजिए कोर्ट ने आपके ऊपर कोई फाइन चार्ज किया, अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपने रूल ब्रेक किया, और आपका पहले फाइन था 400 रुपए, ठीक है, और आपने क्या किया, उस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया कि मैं नहीं देता उसका फाइन, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी लगा देती है। ठीक है, अभी मेरे साथ यही हुआ था कि 400 रुपए का फाइन था, मैंने भरा नहीं था, और 400 रुपए का फाइन जो था ये रोड के ऊपर चलान आया था, क्योंकि मैं साइकिल से पीछे भाग रहा था। तो उसमें लिख दिया था, मेरे चालान के ऊपर लिख दिया था कि मैंने गाड़ी बहुत तेज चलाई है, और जबकि फोटोग्राफ में दिख रहा था कि साइकिल वाला मेरे से आगे चल रहा है। ठीक है, तो 400 रुपए का चालान मैंने भरा नहीं। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 1800 रुपए का चालान इसके ऊपर मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दिया। क्या लगा दिया? पेनल्टी लगा दिया। तो इस पेनल्टी को भरने के बाद मुझे कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं? 2200 रुपये चार्ज पे करने पड़ रहे हैं अब। तो एक तरह से इसको आप क्या बोलेंगे? फोरफिटर। अगर गवर्नमेंट के रूल को मैंने फॉलो नहीं किया, तो इन दैट केस गवर्नमेंट मेरे ऊपर और उल्टा पेनल्टी चार्ज कर देगी। ठीक है, कई लोग टैक्स नहीं भरते हैं तो पेनल्टी लग जाता है ना, टैक्स नहीं भरेंगे तो पेनल्टी लग जाएगा, और क्या, हाउस टैक्स नहीं भरेंगे तो पेनल्टी लग जाएगा। तो ये सारी चीजें फोरफिटर्स के में आएंगे। देन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आता है इसके अंदर, दैट इज स्पेशल असेसमेंट। बहुत अच्छा, मैं इसको अलग कलर से यूज करूंगा। स्पेशल असेसमेंट पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, आपको भी बड़ा मजा आएगा सुनने में। स्पेशल असेसमेंट क्या होते हैं? व्हेन योर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंक्रीजेज, नॉट ड्यू टू योर एफर्ट बट ड्यू टू द गवर्नमेंट एफर्ट। यानी आपके वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है आपके एफर्ट के कारण नहीं बढ़ी है, गवर्नमेंट के एफर्ट के कारण बढ़ गई है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? उस पार्ट को आप क्या बोलते हैं? स्पेशल असेसमेंट। गवर्नमेंट आपसे एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करती है, उसे आप बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के पास में मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना, और आपके वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज कर गई। क्या हुआ? वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंक्रीज कर गई। तो क्या बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंक्रीजेज नॉट ड्यू टू द इंडिविजुअल एफर्ट बट ड्यू टू द गवर्नमेंट एफर्ट। दिस काइंड ऑफ स्पेशल टैक्स हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल असेसमेंट। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया मेट्रो। ठीक है, कई बार क्या होता है, एनएच गुजर जाता है आपके आपके घर के पास में। ठीक है, आपकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? पहले तो कौड़ियों के भाव बिक रही थी, अब आपकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी स्काई हाई पहुंच गया। ठीक है, एनएच कंस्ट्रक्शन, है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल को आप क्या करेंगे? नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट हो गया, बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके घर के पास से नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट कर जाता है, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, है ना। इसको ट्राई करते हैं ये पूरे पार्ट को। नीचे ले आ रहे हैं, इस साइड ले आ रहे हैं। होपफुली यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया होगा।
तो ये हमने एग्जाम्पल क्या किया, ये हमने देखा यहाँ पे क्या पार्ट देखा कि रिसिप्ट के दो पार्ट होते हैं, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने आपको बताया और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब अब एग्जाम्पल सभी के याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज क्या होगा एग्जाम में आएगा और आप लिख नहीं पाएंगे, और इसका मीनिंग भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो एक तरह से मैंने आपको क्या बताया, नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, वर्ड क्या यूज करेंगे, नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, नॉर रिड्यूसेस द एसेट्स, यानी पैसे जो आ रहे हैं उससे हमारे कोई भी तरह के एसेट भी रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, नॉर रिड्यूसेस द एसेट्स। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि आप ये डेफिनेशन के साथ में याद रखना होगा आपने। अब आते हैं कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। कैपिटल रिसिप्ट में जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक कैपिटल एग्जाम्पल रिसिप्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, फर्स्ट, यानी गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड आउट कर लिया और उससे पैसे आ रहे हैं। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, व्हेन द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैज बीन सोल्ड टू द प्राइवेट एंड दिस आल्सो गिव्स द रिसिप्ट, यानी इससे भी पैसे आ रहे हैं। तो क्या आप बोलेंगे, व्हेन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैज बीन सोल्ड टू द प्राइवेट होली और पार्शियली, यानी सोल्ड टू प्राइवेट होली, यानी पूरी तरह से बेच दिया या पार्शियली बेचा, क्या बेचा, तो सोल्ड टू द प्राइवेट होली और पार्शियली। मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ तो सो दैट आप लोगों को समझ में आए। सभी बच्चे जो आगे भी देखेंगे नेक्स्ट डिफरेंट ईयर्स, मेनी ईयर्स तक देखते रहेंगे इन वीडियो को, उन बच्चों को क्लियरली समझ में आएगा, कोई ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है तो। ठीक है, और बहुत क्लियर कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि सारे बच्चे अभी टेलीग्राम चैनल भी मैं लिंक में डालूंगा, उसको ज्वाइन करें, और ये सारे आपके जो क्या है नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, और जितने बच्चों को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक नहीं कीजिए, है ना। दैट इज़ माई रिक्वेस्ट। अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है या अच्छे से क्लैरिटी से समझ पा रहे हैं पॉइंट्स को, तो जरूर याद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। अब आते हैं सेकंड, स्मॉल सेविंग्स की बात कर रहे हैं, सेकंड एग्जांपल। अच्छा, इसके बारे में बता दो, तो पैसे तो आ रहे हैं यानी आपने एसेट्स को तो बेच दिया ना, तो एसेट्स यहाँ पे क्या हो गई, सेल हो गई। तो ये क्या समझ में, एक पॉइंट क्या समझ में आ रहा है, एक लाइबिलिटी इंक्रीज भी हो रही है और एसेट भी रिड्यूस हो रहे हैं। तो क्या पॉइंट यूज करेंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज, और एसेट अभी आप देखेंगे, एसेट का जो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, एसेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहे हैं। तो एसेट ये क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या एग्जांपल है, एसेट रिड्यूस हो रहे हैं आपके, है ना। तो क्योंकि जितने भी पब्लिक सेक्टर के पास में मशीनरी है, ये सारी चीजें, लैंड बिल्डिंग सारी बेच दी आपने प्राइवेट सेक्टर को, चाहे वो आधा बेचा चाहे वो पूरा बेचा। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में एक बैंक है एक्सिस बैंक, रिलायंस ने पब्लिक सेक्टर बैंक को खरीदा था, आई थिंक देना बैंक को खरीदा था, और अब आज की डेट में उसको आप एक्सिस बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो एक कहानी भी है कि पहले धीरू भाई अंबानी को लोन चाहिए थी तो देना बैंक ने लिया नहीं था, एंड नाउ इट इज अंडर द रिलायंस। ठीक है, अगर मैं देना बैंक से क्लियर हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया। ठीक है, अब स्मॉल सेविंग्स के बारे में बात करते हैं और पीपीएफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक ही तरह की चीजें हैं, प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने पैसे दिए हैं, सबमिट किए हैं, बट वो पैसे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी हो जाती है कि आपको इंटरेस्ट वापस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने स्मॉल सेविंग्स 1 लाख रुपए का आपने ओपन किया,
और 1 लाख रुपए के स्मॉल सेविंग्स आपने जब खोले, गवर्नमेंट को आपने पैसे दिए, तो ये क्या हो गया, एक तरह का रिसिप्ट हो गया। बट गवर्नमेंट आपको हो सकता है कि प्रॉमिस करेगी कि 20 साल बाद आपको ये पैसा जो है वो 10 लाख रुपए वापस करेंगे गवर्नमेंट। ठीक है, तो यानी 1 लाख रुपए आपने दिए, वो तो रिसिप्ट आ गया, बट गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्या हो जाती है, विथ इंटरेस्ट वापस करना। दैट इज द मेन मेन क्राइटेरिया। तो लाइबिलिटी तो इंक्रीज हुई ना गवर्नमेंट की यहाँ पे, यस और नो, इस जगह पे लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। तो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया, स्मॉल सेविंग्स, है ना। फिर आते हैं बोरोइंग्स में, थर्ड पॉइंट में आते हैं, दैट इज थर्ड एग्जाम्पल में आते हैं बोरोइंग्स। यानी आपने फॉरेन कंट्री से या किसी अदर स्टेट से लोन ले लिया, है ना, तो पैसे तो आए, फिर से रिसिप्ट हुआ, बट एक तरह का ये भी एक तरह का लाइबिलिटी क्रिएट करता है ना। इजी पॉइंट है, आगे बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स के बाद रिकवरी ऑफ लोन्स। अगर कोई लोन नहीं दे रहा है और आपने रिकवर करना है, दिस इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, है ना। आपके लिए एक तरह का हेडेक है कि वो लोन की रिकवरी आप करो, है ना। तो इस तरह से ये सारे सारे एग्जाम्पल हमने रेवेन्यू रिसिप्ट के भी कर लिए और कैपिटल रिसिप्ट के भी कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आप बोलेंगे, इट क्रिएट्स अ लाइबिलिटी। ठीक है, यस और नो, इट क्रिएट्स अ लाइबिलिटी एंड रिड्यूस द एसेट्स। ठीक है, तो आपकी बुक में क्या है, क्या लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन, कैपिटल रिसिप्ट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट विच ईदर क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्रिएट कर रही है लाइबिलिटी और रिडक्शन कर रही है गवर्नमेंट के एसेट, है ना। तो इस तरह से ये डेफिनेशन आपका बन जाएगा कैपिटल रिसिप्ट का। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा बच्चों को, है ना। जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं सभी को ये पॉइंट्स क्लियरली मेंशन हो गया होंगे या समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बजट, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के डेफिनेशन है वो आप पढ़ लेंगे, इजी है। अभी तक अगर आपने इन पॉइंट्स को पढ़ लिया तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए इन चीजों को अलग करेंगे। तो क्या हमें दिखाई दे रहा है, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट दिखाई दे रहा है कि डेफिनेशन एक तो बता देंगे, ठीक है, क्या बताएंगे, डेफिनेशन बता देंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, ये सुनो। फिर आप सेकंड बताते हैं, नेचर बताते हैं कि रेवेन्यू जो होता है वो रेगुलर आता रहता है, यस नो। कैपिटल रिसिप्ट जो है इरेगुलर है, यस नो। रेगुलर आता है एक रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट कभी हमने बेचा कभी नहीं बेचा, कभी स्मॉल सेविंग्स लोगों के आए या नहीं आए, इस तरह से आप समझ सकते हैं। एक रेगुलर है, एक नॉन रेगुलर है। इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनती है रिटर्न करने की, रेवेन्यू रिसिप्ट में कोई तरह की ऑब्लिगेशन नहीं बनती है, बट कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, ऑब्लिगेशन बनता है ना। एग्जाम्पल फिर दे देंगे, जैसे आपने एग्जाम्पल रेवेन्यू रिसिप्ट के टैक्स नॉन टैक्स ये सब सारे पढ़े, और इसमें आपने पढ़ लिया बोरोइंग, डिस इन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन्स, देन आपने मान लीजिए स्मॉल सेविंग्स लिया। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आ जाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल आ रहे हैं फिर से देखिए, डिस इन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग, बोरोइंग एंड रिकवरी ऑफ लोन्स। और यहाँ पे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, देखिए फीस एंड फाइन्स, चीट्स देखा आपने, फोरफिटर्स देखा आपने, यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। जो जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये सब ऑलरेडी हमने कर लिया है ना। अब आते हैं बजट एक्सपेंडिचर के ऊपर आते हैं। एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट होंगे, जैसा हमने किया, जैसे रिसिप्ट के जैसे हमने दो पार्ट किए हैं, उसी तरह से बजट एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट होते हैं। एक को आप बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
और एक को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद रखेंगे, कैसे याद रखना है इसमें? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को पूरा करने के लिए, लोगों को सैलरी देने के लिए, है ना, सर्विसेज देने के लिए खर्च किए जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से इसमें कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे रोड्स बना दिया हमने, यस नो, डिफेंस एक्सपेंडिचर कर दिया सपोज, अभी एग्जांपल के साथ करेंगे, और लैंड बिल्डिंग मशीनरी बना दी सपोज, मान लीजिए बिल्डिंग बना दिया सपोज, मान लीजिए मशीनरी एसेट्स क्रिएट कर दिया हमने। तो ऐसे आपने याद करना है कि एक तरह से तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हो रहे हैं, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इसमें किसी भी तरह का एसेट नहीं बन रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें एसेट्स बन रहे हैं। ठीक है, और ये इसको लाइबिलिटी नहीं मानते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप लाइबिलिटी नहीं मानते हैं, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक तरह से लाइबिलिटी मानते हैं, है ना। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट, ये सारे इसमें पार्ट में आ जाएंगे। पेमेंट ऑफ सैलरीज, सर्विसेज जितने भी तरह के आप अगर देते हैं, सर्विसेज जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, ये सारे भी पार्ट में इसमें आ जाएंगे। सर्विसेज का मतलब उससे रिलेटेड जो सर्विसेज आप दे रहे हैं। हेल्थ सर्विसेज जैसे डॉक्टर आपको चेकअप कर रहे हैं, है ना, उनको भी सैलरी देते हैं गवर्नमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कई जगह चेकअप होते हैं। तो ये एक तरह से आप देख रहे हैं रेगुलर ये खर्चा है गवर्नमेंट का, कोई लाइबिलिटी नहीं मानते हैं इसको, और एक तरह से एसेट ना ये बना रहा है। ठीक है, एसेट तो एक किसी भी तरह से रिड्यूस नहीं हो रहा है इसमें, है ना, खर्च भी कर रहे हैं हम यहाँ पे, और एसेट एटलीस्ट नहीं बन रहा है। तो एग्जाम्पल के साथ में अगर देखा जाए तो क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट एनी एसेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीदर क्रिएट एनी एसेट, क्या वर्ड यूज किया कर रहे हैं, नीदर क्रिएट एनी एसेट्स। ठीक है, नॉर कॉजेज रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, नॉर कॉजेज रिडक्शन इन लाइबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट इन चीजों को कोई भी तरह का लाइबिलिटी नहीं मानती। गवर्नमेंट को सर्विसेज देने वो लाइबिलिटी नहीं है, वो तो देना ही देना गवर्नमेंट ने, दैट इज वाई कोई भी तरह की लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल से देखते हैं, ग्रांट्स टू स्टेट भी एक पॉइंट आ रहा है, ये भी देखिए, गवर्नमेंट ने खर्च किया और दूसरे स्टेट को क्या दिया, ग्रांट्स दिया। ठीक है, हो सकता है वो वापस भी ना हो, वो पैसे वापस भी ना आए गवर्नमेंट के पास। कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो लेते हैं, क्या बन रहा है इससे, एसेट बन रहा है, यस और नो, क्रिएशन ऑफ एसेट्स हो रहा है। और क्या लेते हैं, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर, चाहे वो लैंड बनाया, चाहे वो बिल्डिंग बनाई गई हो। ठीक है, लैंड तो नहीं बना सकता बट बिल्डिंग बन गई हो, मशीनरी बनाई गई हो, है ना, ये सारी चीजें आपके लिए, हाँ, वापस आइए। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, ये जरूर याद रखेंगे, खर्च हो रहा है और आपने बोरोइंग्स रीपे किया। तो जब आपने बोरोइंग्स को रीपे किया, इससे क्या पता चल रहा है कि आपकी लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है।
तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन इन लाइबिलिटी, क्या बोलेंगे आप इसको, रिडक्शन इन लाइबिलिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि एसेट क्रिएट हो रहा है और लाइबिलिटी रिड्यूस हो रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन क्या समझ में आएगा, क्रिएट्स द एसेट एंड रिड्यूसेस द लाइबिलिटी। समझ में आ गया सभी को। तो इसी तरह से हमने क्या कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लिया। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी अगर बोला जाए तो डिफरेंसेस भी ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इसको सही सही से करके मैं पोस्ट करूंगा, डिफरेंसेस जो लिखे हुए हैं, ये डिफरेंस है सारे, है ना, रेवेन्यू एंड कैपिटल के बीच में डिफरेंस है ना। जैसे क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, नीदर क्रिएट, मतलब डेफिनेशन, नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉट रिड्यूसेस द लाइबिलिटी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एसेट को क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, और लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। इसको ऊपर थोड़ा करना है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और फिर क्या दिखाई दे रहा है, ये रेगुलर पेड किया जाता है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर, यानी सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, ये सारी चीजें आप रेगुलरली पे करते हो, यस नो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर रेगुलरली नहीं होता, नॉन रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक रेकरिंग है और एक हो गया नॉन रेकरिंग हो गया। ठीक है, नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही काम आता है, और ये क्या करता है, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स करता है, होल्ड करता है, यानी किसी एसेट को होल्ड करता है, यहाँ पे ये क्रिएट करता है, समझ लीजिए। समझ में आ रहा है सभी को। देन एग्जाम्पल्स आप दे दीजिए, कोई भी एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज बजटरी डेफिसिट। यानी डेफिसिट क्या होता है ना। तीन तरह के डेफिसिट होते हैं। एक तो आप बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, यानी टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है और रिसिप्ट कम है। क्या बोलेंगे आप इसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू बोल रहे हैं तो कैसे याद रखना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या हुआ है, कम हुआ है। तो ये आपका एक तरह से फॉर्मूला हो गया, रेवेन्यू माइनस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और फिजिकल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या बोलेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट क्या इसको बोलेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। वहां पे तो आप देख रहे थे कि सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा था, और यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट में देखेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, जो मैंने वर्ड यूज किया था, एक्सक्लूडिंग, यानी बोरोइंग्स को आप हटा देते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल डेफिसिट का आपने किया। देन प्राइमरी डेफिसिट जो लास्ट वाला आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या बोलेंगे आप उसको, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए नीचे लिखा होगा, जो भी आंसर, क्योंकि न्यूमेरिकल आता है ये सॉल्व करने के लिए, तो
हो सकता है न्यूमेरिकल एग्जांपल भी आ जाए, न्यूमेरिकल भी आ जाए, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम जगह है, लेकिन एक एक करके अगर देखा जाए तो इजीली समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, अब यहाँ पे सही आ रहा है। मैंने पहले प्राइमरी का आपको बता दिया था। खैर इसको मैं करके दे दूंगा, ये वाला पार्ट जो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है, इसको आप नीचे लिख दीजिए, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 एग्जाम्पल न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए भी प्रिपेयर होके आपने जाना होगा। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। क्या हो रहा है, पहले तो रेवेन्यू डेफिसिट, यानी आप रेवेन्यू के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ध्यान कैसे कैसे याद रखना है इसको, कि रेवेन्यू डेफिसिट में आप क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू के ऊपर ज्यादा खर्च कर रहे हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट कम आ रही है। फिजिकल में टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं और टोटल रिसिप्ट कम आ रही है, और बाहर के बोरोइंग्स को भी एक्सक्लूड करना है यहाँ पे, है ना। फिर हम आते हैं प्राइमरी डेफिसिट में, तो फिजिकल डेफिसिट जो भी आंसर आएगा आपका, उससे आप खोजेंगे क्या आपको मिलना चाहिए, इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट को आप फिर माइनस कर देंगे। आपके बुक में एग्जांपल्स ऑलरेडी गिवन है ना, कुछ एग्जांपल न्यूमेरिकल एग्जांपल आपके बुक में गिवन है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं। ये तो आपने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व करने की कोशिश की है, कि न्यूमेरिकली क्या आपके क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। चलिए वो मैं ठीक करके दे दूंगा इसको, ये जो नीचे थोड़ा सा आना है। एनीवे, तो इम्प्लीकेशन क्या होते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर बात की जाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की जाए, डेफिसिट की बात की जाए, तो आप लॉस में किस में है कि आपने क्या किया है, सर्विसेज को मेंटेन करने में, हेल्थ सर्विसेज, ये सारे एग्जांपल्स देख लीजिए, इन चीजों को मेंटेन करने में आपने ज्यादा पैसे खर्च कर दिया। अब ज्यादा पैसे खर्च करेंगे तो क्या होगा, आप लोन लेंगे, डेट ट्रैप में आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके इम्प्लीकेशंस के अंदर आ जा रही है, जो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है ना। इम्प्लीकेशंस क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट का इम्प्लीकेशन देखिए, इंडिकेट द गवर्नमेंट इज डिसेविंग स्पेंडिंग मोर देन द डेली ऑपरेशन देन इट अर्न्स, यानी जितना पैसा कमा रहे हैं उससे ज्यादा रेवेन्यू के ऊपर खर्च कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ठीक है, देन फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरोइंग्स लेगी या सेट्स को से बोरोइंग्स मतलब खर्चे मेंटेन करने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और क्या करेगी, अपने एसेट्स को सेल करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आपके इम्प्लीकेशंस के अंदर आ जा रहे हैं। और इसका जो एक तरह से ये है, रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने स्पेंडिंग को कम करेगी इस जगह पे, है ना। तो कट करेगी अपने एक्सपेंडिचर को फिर आगे जा करके। ठीक है, तो आपके बुक में क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं इम्प्लीकेशन में, इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एक पॉइंट लिखा हुआ है। देन फिर डिस इट एम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिसेविंग, गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग्स, यानी ज्यादा खर्चे कर रही है तो ज्यादा डिसेविंग कर रही है गवर्नमेंट, है ना। देन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा, में भी हो सकता है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इम्प्लीकेशन गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, एक तरह से इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो इसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा, ये है। अब आते हैं फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशन की तरफ। यानी आप ये देखेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, यानी ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोनों ज़्यादा है, और रिसिप्ट जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है ये रिसिप्ट कम है। सपोज मान लीजिए अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो, गवर्नमेंट के ऊपर पैसे जो है गवर्नमेंट ने खर्च कर दिए, मान लीजिए 340 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिए, ठीक है, और रिसिप्ट जो है गवर्नमेंट के पास 200 करोड़ आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को लॉस है या नहीं है, यहाँ पे पूरी तरह से गवर्नमेंट को क्या है, लॉस है। तो इस तरह के जो खर्चे हैं इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं आप इसको, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशन क्या पड़ेंगे, यहाँ पे आप देखिए आपकी बुक में भी गिवन है, और यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ डेट ट्रैप। यानी गवर्नमेंट हो सकता है लोन लेना पड़े, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइस राइज कर देगी, क्योंकि खर्चे ज़्यादा कर दिए गवर्नमेंट ने, उसका बर्डन जो है लोगों के ऊपर पड़ेगा। इन दैट केस इन्फ्लेशन रेट हाई होगा। देन बाहर की डिपेंडेंस शो हो रही है यहाँ पे। जब आप आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से अगर मान लीजिए लोन लेते हैं तो एक तरह से बाहर के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी शो हो रही है, यस नो। या चाहे आपने किसी कंट्री से लोन ले लिया, क्योंकि हमने खर्च तो ज़्यादा कर लिया, अब खर्च कहाँ से कैसे आएंगे, या तो गवर्नमेंट सर्कुलेट करेगी करेंसी, यस नो, खर्च करना है या पैसे कहाँ से आएंगे, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा करेंसी पब्लिश करेगी, जो आपके बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, दैट इज प्रिंटिंग मनी, है ना, पैसे पैसे ज्यादा प्रिंट करने पड़ेंगे इन दैट केस, ये इम्प्लीकेशन पड़ रहा है। बाहर से लोन लिए तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से आप लोन लिया तो आपकी डिपेंडेंसी पता चल रही है, और बाद में जाकर के आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, क्योंकि आपने एक बार तो खर्च कर दिया, मे भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप खर्च ना करें, तो दैट इज हैम्पर्स ग्रोथ और हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। ये एक पॉइंट आपके बुक में आता है, ठीक है। तो हमने अब तक जितने भी पार्ट किए ये ऑलरेडी पार्ट हमने कर लिए हैं, ठीक है, और सारे बच्चे एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने पार्ट कर रखा है एज एग्जांपल और एज फॉर्मूला, तो होपफुली सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ पार्ट ऊपर नीचे आ रहे हैं तो उसको मैं सही करके आपके पास में सेंड कर दूंगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए ताकि ये सारे नोट्स आपको रेडी मटेरियल मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, एंड 12th क्लास जितने भी बच्चे हैं वो फ़ायदा उठाइए क्लासेस का, है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और भी वीडियोस के साथ आता रहूँगा स्लोली एंड स्लोली, और भी एक्सपेंडिचर मेथड या मेथड जितने भी नेशनल इनकम है, जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं या जो मेन प्रॉब्लम एरिया है बच्चों के, उसके ऊपर वीडियो मैं बनाता रहूँगा, और आप इसका फ़ायदा उठाइए। सो थैंक यू सो मच।